सावरकर की कहानी एपिसोड 2। नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री पर इस स्पेशल शो के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पहले एपिसोड में जहां मैंने बात खत्म की थी, यानी सावरकर ने यह लिखा है कि बचपन में वो मस्जिद में गए थे और वहां पर तोड़फोड़ की थी वगैरह वगैरह, तो मैंने एक सवाल उठाया था कि यह गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इस पर कई लोगों ने कमेंट किए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गलत भी है कि सही है। मैं बताता हूं कैसे हो सकता है। पहली बात तो यह कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक जगह लिखा है कि सारी जो आत्मकथाएं होती हैं वो झूठ होती हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। सावरकर की जो अपनी आत्मकथा है जहां ये कहानी मिलती है, यानी सावरकर समग्र के खंड 1 में, उसके पेज नंबर 97 पर जीए देसाई साहब का एक संस्मरण जो है वो परिशिष्ट के रूप में छपा है। और जब आप उस परिशिष्ट को पढ़ते हैं तो उसमें यह घटना कहीं नहीं दिखाई देती है। उसमें सिर्फ इतना आता है कि मुस्लिम लोग जहां नमाज पढ़ा करते थे, जो वो चौकी थी जहां पे नमाज पढ़ा करते थे, वहां जब नमाज नहीं हो रही होती थी तो सावरकर जी अपने मित्रों के साथ जाकर विमर्श किया करते थे। कहीं किसी मस्जिद के तोड़फोड़ की, कहीं किसी दंगे की कोई बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत संभव है कि अपने आप को वीर दिखाने की जो उनकी आदत है, जिसमें वो अपनी तारीफ लगातार करते रहते हैं, उसमें ये विवरण गलत भी हो। साथ में एक और बात, जितना डिटेल संभव है उतना डिटेल मैं यहां पर बता रहा हूं, लेकिन हर चीज का रेफरेंस देना या सारी डिटेलिंग कर पाना वीडियोस में कई बार संभव नहीं होता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि सावरकर पर मैंने बाकायदा एक किताब लिखी है। उस किताब में एक एक पंक्ति स्रोत के साथ दी है। किताब अमेज़न पे उपलब्ध है, लाइब्रेरीज में उपलब्ध है, आप लेके पढ़ सकते हैं, सोर्स से जान सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना वादा कर सकता हूं कि अपने पाठकों और इतिहास की किताबों को हाजिर नाजिर जानकर जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो कहानी आगे बढ़ती है, हर जिंदगी की कहानी आगे बढ़ती है, सावरकर की जिंदगी की कहानी भी आगे बढ़ती है। और आगे जो बढ़ती है कहानी, उसमें सावरकर एक विवरण करते हैं पहली बार पुणे जाने का। करजट पुणे के पास है, जो लोग आसपास के होंगे वो जानते हैं। करजट में एक शादी थी किसी रिश्तेदारी में, अपने पिता के साथ दोनों भाई गए और वहां से ही पहली बार पुणे गए। पहली पुणे यात्रा को लेकर सावरकर काफी उत्साहित भी हैं। और इस घटना के कोई 60-70 साल बाद जब ये संस्मरण लिख रहे थे तो समझ में आता है कि पुणे का जो महत्व था वो क्या था उनके जीवन का, बहुत ज्यादा। क्योंकि पुणे जो था, एक तो पेशवा का केंद्र था। लिखते हैं उसमें कि शनिवार बाड़ा देखने गए और सारी स्मृतियां, हालांकि उस उम्र में उतनी स्मृतियां आ जाएं ये सोचकर आश्चर्य होता है, लेकिन लिखते हैं तो मान लेते हैं। तो एक तो पेशवा का स्थान था, और लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं थी। पेशवा थे चित्पावन ब्राह्मण। महाराष्ट्र में आमतौर पे 3 तरह के ब्राह्मणों की बात आती है। मुझे बहुत डिटेल में नहीं जाना है उसके, सिर्फ नाम लेके मैं निकल जाऊंगा। देशस्थ ब्राह्मण, कोंकणी ब्राह्मण और चित्पावनी ब्राह्मण। चित्पावनी ब्राह्मणों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी के रूप में ये कहा जाता है कि इजराइल की तरफ से कहीं से वो आए थे। दूसरी एक कहानी चलती है कि मृत्यु हो गई थी उनकी, नदी में मृत्यु हो गई थी, उसके बाद परशुराम आए, परशुराम ने चिता से उनको जगा दिया तो चिता पावन हो गई, तो चित पावन बन गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां आती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक जमाने में चित्पावनी ब्राह्मणों को इतना ऊंचा नहीं माना जाता था। आप जानते हैं कि ब्राह्मण बाकी सबसे तो भेदभाव करते ही हैं, आपस में भी भेदभाव करते हैं। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का हूं तो वहां भी 3 का ब्राह्मण, 13 का ब्राह्मण, आपस में ही चलता रहता है। इनकी शादी उनके यहाँ होगी, नहीं होगी, क्या क्या तमाशा चलता रहता है। तो वहां भी भेदभाव था। लेकिन जब पेशवा बने ये, ताकत बहुत बढ़ गई, और जब ताकत बढ़ जाती है तो इज्जत अपने आप मिलने लगती है। वही व्यक्ति जब सड़क पर घूम रहा होता है तो उसकी जाति पूछी जाती है, बाकी सारा कुछ होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी ऊंची कुर्सी पे बैठ जाता है तो बहुत सारे लोगों की जबान बंद हो जाती है। तो चित्पावनी ब्राह्मण जब ऊंची कुर्सी पे बैठ गए पेशवाओं के वक्त में, तो उनका सम्मान बहुत बढ़ गया। और अंग्रेजों के साथ जो उनकी भिड़ंत थी, जिसमें शनिवार बाड़े पर उन्होंने आक्रमण किया, तहस नहस कर दिया, सारा कुछ कर दिया, उससे उनको जो गुस्सा था, जिसको वो राष्ट्रवाद कहते हैं, वो गुस्सा बेसिकली ब्राह्मणों का शासन खत्म हो जाने का गुस्सा था। मैंने पिछले वीडियो में नाम लिया था विष्णु चिपलूणकर शास्त्री का, जिनकी निबंध माला पढ़ी थी सावरकर ने। मैंने अपनी किताब में बाकायदा उनको कोट किया है, जिसमें वो लिखते हैं
कि ब्राह्मण राज जो हमारा था वो चला गया और एक दिन अंग्रेजों को हरा के हम ब्राह्मण राज स्थापित करेंगे। और ये ब्राह्मण राज का जो पूरा कंसेप्ट था, जो बाद में हिंदू राज तक पहुंचा, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण तो अपने भरोसे लड़ नहीं सकते थे, आगे जब बात होगी हिंदुत्व पे बात करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। उसका केंद्र था पुणे। वहां पर तिलक महाराज भी थे, लोकमान्य तिलक, महादेव गोविंद रानाडे वहां के थे, अगरकर साहब वहां के थे। एक समय था जब वहां पर महाराष्ट्र का एक तरह से केंद्र बन गया था। ज्योतिबा फुले भी वहां थे, पंडिता रमाबाई भी पुणे में थी, बाद में पुणे से थोड़ी दूर जाकर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। तो पुणे एक शानदार केंद्र था और पुणे में लोकमान्य तिलक ने बाकायदा वहां पर एक कॉलेज की स्थापना की थी और फिर वहां से स्कॉलरशिप मिलती थी बाहर पढ़ने के लिए और बाकी सारी चीजें। तो पुणे की इस यात्रा को लेकर सावरकर बेहद उत्साहित थे। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। अब वो कितना अच्छा निबंध था इसकी तारीफ वो इतनी करते हैं, मैं छोड़ देता हूं, वो आप कभी पढ़ेंगे तो खुद जान लेंगे। लेकिन ये बताते हैं कि उनको निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला और ये पुरस्कार उनके लिए कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस पुरस्कार में उनको काल नाम की एक अखबार की सालाना मेंबरशिप मिली। मतलब पूरे साल उनको काल मुफ्त में पढ़ने के लिए मिला। किसी भी छात्र के लिए ये एक मजेदार बात होती है। हम लोग भी जब पढ़ते थे कई बार इस तरह की प्रतियोगिताएं जीते, जिसमें बहुत सारी किताबें मिलती हैं, बहुत सारे अखबार मिलते हैं। अब मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे नहीं पता। हमारे कॉलेज के जमाने में तो बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन काल का अपना महत्व था। उसी समय पुणे से केसरी भी निकल रहा था, काल भी निकल रहा था। काल के जो संपादक थे शिवराम पंत परांजपे, वो उग्र विचारों के थे। ऐसे तो लोकमान्य तिलक को भी उग्र विचारों का माना जाता है। कांग्रेस के भीतर जो गरम दल था उसके नेता ही थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लेकिन कई बार होता है ना कि रेडिकल होते हैं और अल्ट्रा रेडिकल होते हैं, तो शिवराज पंत अल्ट्रा रेडिकल थे। चाफेकर बंधुओं का जो किस्सा मैंने पिछली बार सुनाया था, जिसमें रैंड की उन्होंने हत्या की थी, तो मैंने आपको बताया था कि लोकमान्य तिलक केसरी में उसकी भर्त्सना कर रहे थे, उसको पागलपन का उदाहरण बता रहे थे। जब आप चाफेकर बंधुओं को डिटेल में पढ़ते हैं उनके बारे में, तो समझ में भी आता है कि यह देशभक्ति का उतना मामला नहीं था जितना धार्मिक कट्टरपन का मामला था। लेकिन परांजपे उसकी तारीफ कर रहे थे और बाल सावरकर को यह बात बहुत अच्छी लग रही थी। तो हो गया, सावरकर साहब जो हैं काल पढ़ने लगे, काल से बेहद प्रभावित होने लगे और उनका कहना है कि उनके अंदर उग्रवादी विचार जो थे वो बहुत तेजी के साथ पनपने लगे। घर परिवार ठीक ठाक चल रहा था। बड़े भाई साहब जो उनके हैं वो बताते हैं कि उनको नाटकों में अचानक रुचि बहुत पैदा हो गई थी। तो जो नाट्य मंडलियां गांव में घूमा करती हैं उसमें वो घूम रहे थे, बाल बड़े कर लिए थे वगैरह वगैरह। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी खूबी ही तो यही है कि जब लगता है सब कुछ सही चल रहा है तो अचानक एक ब्रेक लग जाता है, अचानक एक मोड़ आ जाता है। ये मोड़ आता है 1899 यानी 1899 में। 1899 में महाराष्ट्र और भारत में प्लेग ने दोबारा दस्तक दी। सावरकर जिस तरह का प्लेग का विवरण उस समय लिखते हैं, उसको पढ़ते हुए मुझे कोविड के टाइम की याद आ रही थी। जिसके घर में प्लेग हो जाए उसका घर खाली करा लिया जाता था, उसको सील कर दिया जाता था, कोई उससे मिलता नहीं था, कोई उसके पास नहीं जाता था, इलाज नहीं मिल पाता था। मुझे याद आया कि कोविड के दौर में तो यही हाल था, कम से कम पहली वेव में, कि जिसके घर में कोविड हो जाए उसका घर लॉक कर दिया जाता था, सोसाइटीज लॉक कर दी जाती थी, कोई मिलता नहीं था। बाद में भी कोविड से जिनकी डेथ हो जाती थी उनकी लाश उठाने वाले लोग नहीं मिलते थे। उस तरह की स्थिति दोबारा वहां आई और ये भगूर गांव में भी पहुंच गई। अपने बचपन के कई मित्रों के बारे में बताते हैं कि वो भागकर जंगल में चले गए, उनके घरों में ढेर सारी डेथ हो गई, लेकिन अंततः उनके अपने घर में प्लेग ने दस्तक दी। उनके पिता जो थे, जिनको वो अण्णा साहब कहते हैं, वो प्लेग से ग्रसित हो गए। और सिर्फ उनके पिता नहीं, उनके जो छोटे भाई जो उस समय 4-5 साल के थे, उनको भी प्लेग हो गया। जाहिर तौर पे एक 10-12 साल का लड़का जिसके छोटे भाई को प्लेग हो गया हो, जिसके पिता को प्लेग हो गया हो, जिसकी माता की कुछ दिन पहले डेथ हुई हो, उसकी मानसिक अवस्था आप समझ सकते हैं। और उसी मानसिक अवस्था में सावरकर उस दौर में होंगे। अपने संस्मरण में भी जब वो लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मानसिक अवस्था दोबारा उनके भीतर आ गई है और बड़ा भावुक सा विवरण पूरा है। और दुखद ये है कि अंत में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, यानी 1899 में उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु पहले ही हो गई थी। तो अगर हम
देखें तो 1899 में सावरकर के सर से छत हट गई, सावरकर के सर से जो पिता माता का एक स्नेह होता है वो हट गया। अब उनके पास बड़े के नाम पे सिर्फ बड़े भाई थे और उनकी पत्नी थी, भाई और भाभी, और साथ में 4 साल का एक लड़का जो प्लेग से पीड़ित था। खैर, छोटे भाई बच गए किसी तरह। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़नी थी, कमाने वाला चला गया, साहूकारी का काम था, जिनके पास पैसे थे वापस करने के किसी ने वापस नहीं किया। घर में छोटे बच्चे थे, चोरियां हो गई। अंत में इनको अपने मामा के पास सहारा मिला और ये लोग अपने मामा के पास चले गए, जहां से सावरकर पढ़ने के लिए, नासिक जहां रहते थे, सावरकर और उनके बड़े भाई लौट के आए। छोटे भाई और भाभी मामा के पास रहने लगे। नासिक में एक महस्कर साहब थे जिनसे उनका पूर्व परिचय था, उन्होंने उनको बहुत सहारा दिया और पढ़ाई लिखाई उनकी चलनी शुरू हो गई। इसी बीच एक मजेदार घटना वो बताते हैं कि 1899 जिस साल उनके फादर की डेथ हुई थी, उसी साल नवंबर में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों और महस्कर के साथ मिलकर एक गुप्त संस्था का निर्माण किया जिसका नाम रखा राष्ट्रभक्त मंडल। हालांकि इस संस्था का नाम इतिहास में कहीं नहीं आता है, लेकिन इसी संस्था का अगले साल यानी 1900 ईस्वी में, 1900 में, दरअसल अगले साल भी क्या, नवंबर में बताते हैं कि राष्ट्रभक्त मंडल बनता है और ये बताते हैं कि 1 जनवरी 1900 को, यानी लगभग 3 महीने के अंदर अंदर एक नया संगठन जो ओपन संगठन है, जो खुली कार्यवाहियां कर सके, वो बनता है और उसका नाम बताते हैं मित्र मेला। मित्र मेला को लेकर सावरकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब वाकई इतिहास को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो समझ में आता है कि ये युवाओं का एक मंडल था छोटा सा, जो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव ये सारा कुछ जो किया करते थे लोकमान्य तिलक, उसको छोटे स्तर पे अपने इलाकों में करता था। कुछ व्यायामशाला वगैरह शुरू की थी। तो मित्र मेला को लेकर बहुत ज्यादा इतिहास में कुछ नहीं मिलता। अभिनव भारत को लेकर मिलता है, जिसको लेकर सावरकर ने बड़े बड़े दावे किए। लेकिन अभिनव भारत तक पहुंचने से पहले सावरकर की जिंदगी की एक मजेदार कहानी। मैंने आपको बताया कि पिताजी की डेथ हो चुकी थी, माँ की डेथ हो चुकी थी, साहूकारी खत्म हो चुकी थी, बड़े चाचा थे, उनकी उम्र हो चली थी, मामा के पास ये लोग पल रहे थे, कोई आर्थिक सहारा नहीं था। हालांकि सावरकर पढ़ने में ठीक ठाक थे, पढ़ाई लगातार इनकी चल रही थी। मैट्रिक की परीक्षा अभी होने वाली थी, अगले साल मैट्रिक था, कि इनके मामा जी एक प्रस्ताव लेके आए। मामा लोग जो होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं और मामा लोग बच्चों के बारे में अलग तरह से सोचते हैं, चाहे वो शकुनी मामा हो, बुरे मामा हो, चाहे अच्छे मामा हो। एक मामा मध्य प्रदेश में भी खुद को मामा दावा करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, अभी मैं असली मामाओं की ही बात कर रहा हूं। तो मामा जी शादी का प्रस्ताव लेकर आए। जवाहर नाम की स्टेट के करभारी यानी अच्छे ऊंचे अधिकारी थे, जो टैक्स वगैरह के कलेक्शन के हेड थे, भाऊराव चिपलूणकर की बेटी यमुनाबाई। अब सावरकर बच्चे थे अभी, तो उस जमाने में बच्चों में ही शादियां हुआ करती थी, बचपन में ही शादियां हुआ करती थी। लेकिन सावरकर लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये शादी हो जाती है तो मेरी पढ़ाई लिखाई चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन मामा तो ठहरे मामा, और उस समय तो हेड ऑफ द फैमिली थे, क्योंकि मैंने बताया माता पिता की डेथ हो चुकी थी, जो सहारा था वो मामा का ही था। तो उस बात को इनकार करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। और सावरकर बताते हैं कि भाऊराव चिपलूणकर बचपन से ही इन लोगों को जानते थे। सावरकर को पढ़ते हमेशा ऐसा लगता है कि जो चित्पावनी ब्राह्मण समाज था वो बड़ा इंटरवुएन समाज था, सब एक दूसरे को जानते थे, छोटा सा समाज था वो। तो भाऊराव को वो बचपन से जानते थे और भाऊराव शायद बचपन में ही तय कर चुके थे, होता था ऐसा पहले, कि अपनी लड़की की शादी जो है वो विनायक दामोदर सावरकर के साथ करेंगे। अब धर्म संकट था, एक तरफ पढ़ाई का मन, एक तरफ ये डर कि शादी हो गई तो जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, हम पढ़ाई कैसे करेंगे। और यहां समझ में आता है कि सावरकर होशियार तो बचपन से थे। भाऊराव चिपलूणकर ने जब उनसे बात की तो सावरकर ने दहेज की मांग रखी। जब इस पूरी बात को लिखते हैं तो उसके पहले वो लिखते हैं कि बहुत सारे युवाओं का जीवन दहेज से बदलते मैं देख चुका। तो दहेज की मांग रखी और क्या मांगा? उन्होंने कहा कि मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन इस शर्त पे कि भविष्य में मेरा पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा होगा वो आप उठाएंगे। यानी अपनी पढ़ाई का पूरा खर्चा दहेज में मांग लिया। देखे तो अच्छा ही दहेज था, बचपन में विवाह हो रहा था, इसके बाद पढ़ाई खत्म हो जाने की आशंका थी, तो इंश्योर करवा लिया कि पढ़ाई खत्म नहीं हो। और भाऊराव चिपलूणकर ने न केवल उस समय वो शर्त मानी, बल्कि उसका आजीवन पालन किया। जब सावरकर पुणे में पढ़ रहे थे या फिर बंबई पढ़ने गए या फिर लंदन भी पढ़ने गए, हालांकि उनको स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी कि लंदन में रह के वो पढ़ सके। तो भाऊराव
चिपलूणकर ने यानी उनके ससुर ने पूरी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। और अगर हम ये कहें कि सावरकर अपने जीवन में पढ़ लिख पाए तो अपने ससुर भाऊराव चिपलूणकर की वजह से पढ़ लिख पाए, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। अब आते हैं अभिनव भारत पर। अभिनव भारत को लेकर सावरकर बड़े संवेदनशील हैं क्योंकि उनका बनाया हुआ उनके हिसाब से क्रांतिकारी संगठन था। और पूरी किताब जो संस्मरण ही नहीं उसके आगे पीछे भी ऐसे दावों से भरी हुई है कि आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि उस दौर में जितने क्रांतिकारी थे पूरे हिंदुस्तान में सब अभिनव भारत से ही ट्रेनिंग लेके गए थे। इतना बड़ा संगठन था कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी और पंजाब से आसा, उस समय तो पंजाब मतलब अफगानिस्तान की सीमा हो गई, लाहौर और सारा कुछ वहां से लेके और आसाम तक फैला हुआ था। और सारे क्रांतिकारी सावरकर से ही सीख रहे थे। अभी सावरकर पे फिल्म आई तो उसमें दावा किया ही गया कि प्रेरणा किसने, भगत सिंह ने प्रेरणा ली, खुदीराम बोस ने प्रेरणा ली, सुभाष चंद्र बोस ने प्रेरणा ली, क्या क्या। सावरकर खुद भी जब लिखते हैं तो हरदयाल भी उनके शिष्य हो जाते हैं, आगे इन सब पे बात होगी। लेकिन ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभिनव भारत इतना बड़ा संगठन था कि पूछिए मत। जबकि बाकी जगहों पे चाहे रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट जो उस समय का जो पूरा का पूरा क्रांतिकारी आंदोलन था उस पर आई थी, या उस जमाने की और रिपोर्ट जब आप पढ़ते हैं तो अभिनव भारत के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं मिलता है। जब मैं अपनी किताब पे काम कर रहा था तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि अलग अलग लोग क्या बात कहते हैं। अब मैं कहूं मेरी शर्ट बहुत महंगी है, 10,000 की है, 50,000 की है, 5 लाख की है, तो इससे तो तय नहीं होगा। तय तो इस बात से होगा कि इस शर्ट का ब्रांड देख के, इसकी क्वालिटी देखकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएं कि शर्ट की कीमत क्या है। या मेरी किताब बहुत अच्छी है अगर मैं खुद ही कहूं तो क्या मतलब है, बात तो तब बनती है जब उसको पढ़ने वाले कहें कि किताब अच्छी है या बुरी है। तो मैंने अभिनव भारत संस्था के बारे में जो बाकी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे वो ढूंढने शुरू किए और उसमें जो फाइंडिंग्स मिली बेहद मजेदार थी, वो मैं आपके सामने वर्बेटिम शेयर कर देता हूं। जो पहली चीज मुझे मिली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ICS अधिकारी रहे चारुचंद्र दत्ता साहब का एक संस्मरण मिला, जिन्होंने उस समय जितने क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, सशस्त्र आंदोलन। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, आज शब्दों का अर्थ बहुत बदल गया है। उस जमाने में जो सशस्त्र आंदोलन थे उनको आतंकवादी आंदोलन ही कहा जाता था। और ऐसा नहीं कि दुश्मन कहते थे। भगत सिंह के लिखे में आपको आतंकवादी आंदोलन मिल जाएगा, सावरकर के लिखे में आतंकवादी आंदोलन मिल जाएगा। उस जमाने के सारे क्रांतिकारी अपने आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन ही कह रहे थे। आतंकवाद बहुत बाद में जाकर खराब शब्द बना है। आतंकवाद का अर्थ यह होता है कि जो आतंक की ताकत से, जो शस्त्रों की ताकत से अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहे। बाद में जिस तरह के आतंकवादी पैदा हुए निश्चित रूप से यह शब्द खराब हो गया, इसीलिए मैं हमेशा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन शब्द यूज करता हूं। मुझे लगता है कि आज के समय में यह ज्यादा सम्मानजनक है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि चारुचंद्र दत्ता जो ICS ऑफिसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में और जिन्होंने उस जमाने के जो सशस्त्र आंदोलन थे उन पर रिसर्च किया था, उन पे काम किया था, वो लिखते हैं कि अभिनव भारत एक छोटा सा डायनामिक ग्रुप था। डायनामिक लिखते हैं, एक्टिव था, पैसिव नहीं था, लेकिन छोटा सा ग्रुप लिखते हैं। हालांकि सावरकर जो है इसका खंडन करते हैं, अपने यहाँ कहते हैं विशाल गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। उस विशालता का सावरकर के अलावा कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलता है। समस्या ये है। और देखे तो क्रांतिकारी जो ये संगठन था अभिनव भारत, इसकी कुल जिंदगी जो थी वो 1.5-2 साल की जिंदगी थी। हद से हद आप मान सकते हैं 2 साल की, 2.5 साल की जिंदगी थी। कैसे? सावरकर खुद बताते हैं कि 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और 1907 में वो चले जाते हैं इंग्लैंड। उसके बाद इसकी गतिविधियों का कुछ खास पता नहीं चलता। तो 2-2.5 साल का मामला हुआ। 1909 में तो गिरफ्तार हो जाते हैं, उनके भाई भी गिरफ्तार हो जाते हैं, वो खुद भी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो बहुत खींच के ले जाएं तो 4 साल का इसका जीवन हुआ। 4 साल में कितनी विशाल संस्था बन सकती है वो आप समझ सकते हैं, वो भी ब्रिटिश पीरियड में। लेकिन इससे भी मजेदार बात यह है कि अभिनव भारत कब बना, इसको लेके भी एकमत नहीं है लोग। सावरकर के जो बड़े भाई हैं गणेश दामोदर सावरकर, उनकी एक जीवनी है और savarkar.org पे आप जाएंगे, जो सावरकर की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे उनकी लिखी सारी किताबें, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तो वहां गणेश दामोदर सावरकर की जीवनी में आप पाएंगे कि वो बताते हैं कि ये 1904 यानी 1904 में बना था। सावरकर बताते हैं 1905 में बना था। विश्व भारती के उप कुलपति हैं विद्युत चक्रवर्ती,
वो बताते हैं कि अभिनव भारत संस्था का निर्माण इंग्लैंड में हुआ था, जबकि सावरकर बता चुके हैं कि हिंदुस्तान में 1905 में हुआ है। और भी एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता चला जाता, और भी एग्जाम्पल है। अभिनव भारत कब बना इसको लेकर भी बहुत एकमत नहीं है, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें एकमत नहीं है। कोई गुप्त संस्था कब बनी इसको लेकर हो सकता है कि लोग ना जानते हों, अलग अलग स्रोतों से जानते हों, लेकिन दो भाई जिन्होंने मिलकर इस संगठन को बनाया था, गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, वही अगर अलग अलग तिथि बताएं तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर। और ये तो बहुत साफ समझ में आता है कि अपनी तारीफ करने का शौक विनायक दामोदर सावरकर को बहुत गहरा है। वैसे भी बुढ़ापे में लिखी हुई किताब है, बुढ़ापे में थोड़ा मोह ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तारीफ में वो इसको कितना भी बड़ा संगठन बताएं, राष्ट्रीय बताएं, अंतरराष्ट्रीय बताएं, अखिल ब्रह्मांड का बताएं, लेकिन सच्चाई ये है, जैसा आईसीएस साहब ने बताया, चारुचंद्र जी ने बताया, उसमें एक छोटा सा डायनामिक संगठन था जो पुणे और उसके आसपास सक्रिय था, और जिसकी सक्रियता 3 से 4 साल रही। सावरकर बंधुओं के जेल जाने के बाद अभिनव भारत की सक्रियता का कोई भी इतिहास नहीं मिलता। मैं बता चुका हूं कि भगत सिंह की जीवनी पर मैं काम कर रहा हूं, तो उस जमाने के क्रांतिकारी आंदोलनों को जब आप खंगालते हैं, जो रिसर्चेज हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, उससे भी यही साबित होता है कि अभिनव भारत एक छोटा सा क्रांतिकारी संगठन था। तो आज की बात इतनी ही। 1905 तक का हमने देखा। सावरकर की पढ़ाई लिखाई ढंग से जारी इसलिए रही क्योंकि उनके ससुर साहब ने दहेज में उनको शिक्षा का खर्च उठाने का वादा किया था, जो वो निभाते रहे। पढ़ने में अच्छे थे, पुणे में पढ़ाई की, फिर बंबई गए और फिर गए इंग्लैंड, जहां से असली किस्सा शुरू होता है। तो अगले कष्ट में जब मैं आऊंगा आपके सामने तो बताऊंगा उनके हिंदुस्तान से इंग्लैंड की यात्रा, जिसको उन्होंने अपने संस्मरण में बंदी शिविर में का शीर्षक दिया है और बड़ा मजेदार वर्णन किया है। फिर वहां पर इंडिया हाउस में पहुंच के, इंडिया हाउस था क्या, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस बनवाया कैसे था, उसको सपोर्ट कैसे मिलता था, वहां पर सावरकर की गतिविधियां क्या रही, वो जो कहानी एक है कि गांधी जी 2 बार मिले, बताऊंगा गांधी जी जब मिले तो क्या हुआ, 2 बार मिले कि 1 बार मिले, क्या तथ्य हैं उसके। विक्रम संपत साहब ने दावा किया है कि 2 बार मिले, मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा। और फिर आगे बात करेंगे 1857 की 50वीं जो सालगिरह थी वो कैसे मनाई गई, कैसे अंग्रेजों की नजर में आए और अंततः कैसे गिरफ्तार होकर अंडमान पहुंचे। ये सारा कुछ अगली कड़ी में। तो अगली कड़ी बेहद रोचक होने वाली है। पिछली कड़ी भी बेहद रोचक थी, और पिछली कड़ी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखते रहिए। मेरी कोशिश यही है कि सावरकर की पूरी जिंदगी आपको बोलकर सुना दूं, स्रोतों के आधार पर सुना दूं। जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी मदद कीजिए। आप हमारी मदद करेंगे तो हम लगातार आपको सच से अवगत कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।